नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी रावी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी नहीं है। देखो, रावी की जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारी की सारी रावी की ही सहायक नदी हैं, परंतु आपको बताना है इनमें से कौन सी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी नहीं है। अगर हम बात करते हैं बुधिल की, तो बुधिल जो है वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। साहू की बात करते हैं तो साहू भी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, और सियूल की बात करते हैं तो ये भी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। परंतु अगर हम बात करते हैं चिड़चुंद नाला की, तो ये चिड़चुंद नाला जो है वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है रावी की, ये आपने ध्यान रखना है। अब रावी नदी इंपॉर्टेंट नदी है, एक हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये बहती है, और चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रावी नदी के जो हमेशा ही पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, रावी नदी का वैदिक नाम सबसे पहले पता होना चाहिए। पुरुषानी इसका वैदिक नाम है। संस्कृत नाम इसका इरावती जो है वो है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये निकलती कहाँ से है? बड़ा भंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये राइज होती है। ट्राइब्यूटरी जिसकी बादल, सियूल, साहो, तुंधा, बैरा, तंतगिरी, चिड़चुंद नाला, बुधिल, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इनमें से कुछ एक राइट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं, कुछ एक लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी में अगर हम बात करते हैं तो बादल, सियूल, साहो, तुंधा, ये जो है वो सारी की सारी इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी की हम बात कर रहे हैं तो चिड़चुंद नाला जो है वो इसकी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में ये 158 किलोमीटर जो है वो बहती है, ये आपने ध्यान रखना है। चंबा शहर जो है वो उसके राइट बैंक पर जो है स्थित है। चंबा शहर जो है उसके किनारे बसा हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। और अभी चंबा में मिंजर मेला लगा हुआ है, तो गिरिराज पत्रिका में उसको हम कवर करेंगे। बोलते हैं ये जो है वो रावी नदी चंबा को जो है वो छोड़ देती है खेई नामक स्थान पर, और एंटर कहाँ पर करती है? तो जम्मू कश्मीर में फिर ये एंटर कर जाती है। फाइनली ये चेनाब के साथ जो है पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो पीर पंजाल रेंज को जो है वो धौलाधार रेंज से सेपरेट भी करती है। सेपरेट पीर पंजाल रेंज फ्रॉम धौलाधार, ये भी पता होना चाहिए। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो कि पंजाब में स्थित है, वो इस नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, रावी नदी के ऊपर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये रावी नदी के सारे फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने देख लिए, ये सब ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द टोटल डीजल पोटेंशियल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 31, 2022। तो बोलते हैं कि 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश में बिजली की कुल डीजल संभावित स्थापित क्षमता कितनी थी। देखो, ये पूछा गया है कब तक का डाटा? 31 मार्च 2022 तक का ये डाटा पूछा गया है। तो 31 मार्च 2022 तक अगर आप देखेंगे तो डीजल पोटेंशियल है यहाँ पर पावर जनरेशन में, वो है 0.13 मेगावाट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम डीजल की इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी जान चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पीजीटी में पूछा जा चुका है, तो हम रिपीट करके इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखो, जब डीजल पोटेंशियल की बात हो रही है तो प्रीवियस ईयर्स का भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, प्रीवियस जितने भी ईयर अभी तक हमारे पास रहे हैं 2007-8 से लेकर 2021-22 तक, उनमें डीजल पोटेंशियल जो है वो 0.133 मेगावाट ही देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो ये डाटा सटीक रूप में आपको ध्यान रहेगा। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि 2021-22 में जो है वो हाइड्रो पोटेंशियल कितना था, वो था, आपने ध्यान रखना है 489.350 मेगावाट, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, हाइड्रो पोटेंशियल था। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी जाने थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उनको। देखिए जी, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाती है पूरे इंडिया में। अगर हम बात करें, मतलब अबाउट जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, 25% तो अकेला हिमाचल ही जो है वो कर देता है। और अबाउट हम बात करें 24,000 मेगावाट जो है वो यहाँ से जनरेट करने का पोटेंशियल है इसके पास। परंतु अगर हम बात करते हैं हिमाचल में जो 5 मुख्य रूप से नदियाँ बहती हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो 5 नदियाँ जो हैं वो 11,209 मेगावाट, 11,209 मेगावाट जो है वो हार्नेसेबल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस करती हैं। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, 11,209 मेगावाट। इसमें से 7.6% जो है वो हिमाचल सरकार के कंट्रोल में है, और बाकी जितनी बच जाती है वो जो है वो एक्सप्लॉइट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी ध्यान रखना है। तो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हार्नेस किया जाता है वो है 11,209 मेगावाट। ये लेटेस्ट डाटा जो हमारे पास है वो हमारे पास अवेलेबल है, वो आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर हम बात करें यहाँ पर कि अबाउट 24,000 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कैन बी जनरेटेड, कैन बी है ये, ठीक है, और जो हम जनरेट करते हैं वो आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले एडिशन में भी रिवाइज किया था, अभी फिर से रिवाइज हो गया। ऐसे ही बार बार रिवीजन करके ना कुछ चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द फीमेल सेक्स रेशो इन लाहौल स्पीति एज पर 1991 सेंसस। तो बोलते हैं 1991 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति की जो महिला लिंगानुपात था वो कितना था। देखो सेक्स रेशो की अगर बात करते हैं तो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो की बात की जा रही है, फीमेल सेक्स रेशो की बात की जा रही है, तो ये 817 था 1991 की जनगणना के अनुसार। अब सेक्स रेशो के बारे में भी रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 1991 सेंसस हो गया, चाहे वो 2001 सेंसस हो गया, चाहे वो 2011 सेंसस हो गया, आपको सभी का पता होना चाहिए। अगर सभी का पता है तो क्लियर कट क्वेश्चन आपका ठीक होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में जो फीमेल पर 1000 मेल्स है या फिर सेक्स रेशो जिसको आप इजीली कह सकते हैं, वो 1991 की जनगणना के अनुसार जो था वो था 817। ये आपने ध्यान रखना है, ये था 1991 में। कुछ एक डाटा मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। यहाँ पर 1981, 1991 और उसके अलावा जो है 2001 और 2011 इन जनगणना को जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो लाहौल स्पीति सबसे पहले कवर किया जाए। लाहौल स्पीति में 1981 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सेक्स रेशो थी 767, ये आपने ध्यान रखना है। 1991 की जनगणना की ओर चलेंगे तो वो थी 817 जो आपने अभी पढ़ लिया। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये थी 802, ये आपने ध्यान रखना है। और लेटेस्ट वन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये थी 903, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, लाहौल स्पीति का पता चल गया। अभी हम यहाँ से बात करते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की भी हम ऐसे ही देखेंगे। अगर हम बात करते हैं 1981 में, 1981 में हिमाचल प्रदेश की जो सेक्स रेशो थी वो कितनी थी, वो थी 973, वो 973 थी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अगर 1991 में अगर आप देखेंगे तो कितनी थी, वो थी 976, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप देखेंगे 2001 में तो वो थी 968, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप देखेंगे 2011 में वो थी 972, वो भी आपने ध्यान रखना है। लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं वो हम 2011 की जनगणना को कवर करते हैं, परंतु अभी देखो एग्जाम में लेवल जो है वो बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, हर एक सिचुएशन के लिए आपको हम तैयार कर रहे हैं। तो ये 2011 की, 2001 की, 1991 की, 1981 की, लाहौल स्पीति की, ये सारा ध्यान रखना है और ऐसे ही डाटा इकट्ठा होगा और मैं गारंटी आपको देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलेंगे, हम इतनी बार इनको रिवाइज करेंगे। डेफिनेटली पिछले के पार्ट देखेंगे तो बहुत बार ये रिवाइज हो भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर कोटखाई वॉज फाइनली अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। तो बोलते हैं कोटखाई को अंततः किस वर्ष ब्रिटिशों द्वारा अपने अधीन कर लिया गया था। अगर हम कोटखाई की बात करते हैं तो कोटखाई को ब्रिटिशों के द्वारा अपने अधीन कर लिया गया कब, 1828 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम कोटखाई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना अहिमाल सिंह के द्वारा की गई थी। इनका नाम मैं हिंदी में यहाँ पर लिखता हूँ, अहिमाल सिंह के द्वारा इनकी स्थापना जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। अहिमाल सिंह कहाँ के राजा थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये कुमारसेन के थे अहिमाल सिंह, इनके द्वारा जो था वो कोटखाई की स्थापना जो था वो की गई थी। कोटखाई, कुमारसेन, कुल्लू और बुशहर की जागीर जो था वो रही थी। और 1815 में जब एंग्लो ब्रिटिश वॉर हुआ था, गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था, तो 1815 में कोटखाई के राणा हुआ करते थे राणा रणजीत सिंह, राणा रणजीत सिंह हुआ करते थे। और इस एंग्लो सिख वॉर के दौरान जो है वो कोटखाई राणा रणजीत सिंह को जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दे दिया गया था। कोटगढ़ का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो था वो अपने ही पास रखा गया था, परंतु फाइनली हमें देखने को मिलता है 1828। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कोटखाई के बारे में पता चले। अब कोटखाई का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो वो डेफिनेटली आपका सही ही होगा, वो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सही रूप में, सही तरीके से जो है वो मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ एक टेम्पल दिए गए हैं, उनका आर्किटेक्ट स्टाइल दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ एक टेम्पल्स जो यहाँ पर दिए गए हैं उनके आर्किटेक्ट स्टाइल के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास त्रियुंग नारायण टेम्पल दिया गया है। क्या ये पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। त्रियुंग नारायण के बाद जो है दूसरे नंबर पर शक्ति देवी टेम्पल दिया गया है जो चंबा छतराड़ी में स्थित है। क्या ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तीसरे में दिया गया है तारना देवी टेम्पल। क्या ये फ्लैट रूफ स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। अगर हम हर एक मंदिर को देखते हैं तो सबसे पहले बात की जाएगी त्रियुंग नारायण मंदिर की। देखो त्रियुंग नारायण मंदिर जो है ये जो है वो पैगोडा स्टाइल में ही बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। पहला तो हमारे पास करेक्टली मैच किया गया। शक्ति देवी टेम्पल छतराड़ी जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसकी भी सही बात है, वो भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात आपने ये जोड़ लेनी है कि त्रियुंग नारायण मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये कुल्लू में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और शक्ति देवी का पता चल गया, ये चंबा में पड़ता है, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अब है तारना देवी टेम्पल। तारना देवी टेम्पल देखो फ्लैट रूफ स्टाइल में नहीं बना हुआ है, ये कौन से स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, तारना देवी टेम्पल, ये पता होना चाहिए। तारना देवी टेम्पल आपने ध्यान रखना है
ये टेम्पल जो है वो मंडी में स्थित है, मंडी में स्थित है और ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। डोम आर्किटेक्ट स्टाइल कौन सा है? आपने शक्तिपीठ हिमाचल के विजिट किए होंगे। शक्तिपीठों में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ज्वालाजी टेम्पल हो गया, नैना देवी टेम्पल हो गया, उनमें जो स्टाइल बना हुआ है मंदिरों का वो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं। तो उन मंदिरों का स्टाइल जो है वो तारना देवी के स्टाइल की तरह ही है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल के कुछ एक इम्पोर्टेंट टेम्पल, उनके स्टाइल, ये कॉमन क्वेश्चन बनता है। पैगोडा स्टाइल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पैगोडा स्टाइल में भी हडिम्बा टेम्पल बहुत बार पूछा गया है। माता हडिम्बा देवी का टेम्पल जो है वो मनाली में स्थित है और ये पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है वो नगर में स्थित है और ये कुल्लू में पड़ता है। नगर में देखो निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी भी जो है वो मंदिर के साथ ही स्थित है। इसकी मैंने रील भी अपलोड की है। हमारी रील्स को हम बड़े कम रील्स डालते हैं, परंतु जब भी डालते हैं बड़े इन्फॉर्मेटिव वे में जो है जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो उनको नज़र ज़रूर डालें ताकि वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आदि ब्रह्मा टेम्पल जो कि कुल्लू के कोकान में स्थित है, वो भी जो है वो पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। त्रियुंग नारायण टेम्पल हमने पढ़ा, यहाँ पर पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। तो इन मंदिरों के आर्किटेक्ट स्टाइल आपने पैगोडा स्टाइल के ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ चेरवल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये चेरवल त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है? देखो चेरवल त्यौहार की अगर हम बात करते हैं तो ये बाधों के महीने में जो है वो मनाया जाता है। बाधों का महीना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिमाचल के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल कब मनाए जाते हैं, क्या उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि शिवरात्रि का मेला ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। सैर मेला 1 असौज को जो है वो मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मणिमहेश यात्रा राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। फुल्लैच फेस्टिवल ये बाधों के महीने में और असौज के महीने में यानी कि सितंबर जैसे महीने में ये मनाया जाता है। लदराचा मेला किब्बर में जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चेरवल फेस्टिवल बाधों के महीने में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। मिंजर मेला 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है, 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक ये चलता है। सूही मेला, आजकल मिंजर मेला चला हुआ है, मैंने पहले भी बताया है कि राजपत्रिका में डिस्कस किया जाएगा। सूही मेला 15 ऑफ चैत को स्टार्ट होता है, 1 ऑफ बैसाख को यानी कि अप्रैल के महीने में ये समाप्त हो जाता है। सूही मेला चंबा में मनाया जाता है और ये ऐसा फेयर है जहाँ पर जो है वो केवल महिलाएं और बच्चे ही जाते हैं। आपने रेणुका मेला ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में दिवाली के 10 दिन बाद जो है ये स्टार्ट होता है। बरलाज फेस्टिवल हो गया, ये सोलन बिलासपुर में जो है मनाया जाता है। दिवाली के आफ्टर 2 डे ऑफ दिवाली जो है स्टार्ट होता है। पत्थर का खेल मेला हलोग धामी में स्टार्ट होता है और दिवाली के 2 दिन बाद ये कार्तिक के महीने में लगता है। बिशु बेशोवा बैसाखी फेस्टिवल जो है वो ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाते हैं। नहौली फेयर है जो मंडी में मनाया जाता है। काहिका मेला कुल्लू में मनाया जाता है। शोभी यात्रा जो है वो श्री नैना देवी से संबंधित है। घंटाल फेस्टिवल जो है वो लाहौल में जून के महीने में मनाया जाता है। थॉनथॉन फेस्टिवल लाहौल में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। फर्स्ट स्टेट लेवल की जो लोहड़ी हुई थी वो आपने ध्यान रखना है, हेरिटेज विलेज प्रागपुर में 13 जनवरी 2010 में जो था वो हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, आगे भी बनेगा। हर एक चीज़ को ध्यान रखें, 10, 15 बार हम ऐसे ही पढ़ेंगे, आप ऐसे ही सुनेंगे और ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर हु वॉज कोर्ट पोइट ऑफ राजा धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोट अबाउट धर्मचंद्र नाटक अराउंड 1562। तो ये क्वेश्चन देखो कहाँ पर पूछा गया है, एलाइड के एग्जाम में पूछा गया है। HP पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको अपने अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार पूछा है। बोलते हैं कांगड़ा के राजा धर्मचंद के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने 1562 के आसपास धर्मचंद्र नाटक की रचना की थी। तो धर्मचंद नाटक की रचना की गई थी मानिक चंद के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि ये कब लिखा गया था, 1562 के आसपास की ये बात है। कौन सा नाटक था? धर्मचंद नाटक था ये। कांगड़ा के राजा कौन थे? धर्मचंद ऑफ कांगड़ा राजा हुआ करते थे। कोर्ट पोइट कौन थे? कोर्ट पोइट थे मानिक चंद, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन घूमेंगे ना तो क्वेश्चन यहाँ से कोई भी बनेगा तो इसके सराउंडिंग से ही क्वेश्चन कोई बन जाएगा। तो ये सराउंडिंग के ही क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान भी रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए देखो अभी लिमिटेड टाइम है आपके पास बचा हुआ, 1 महीना बचा हुआ है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना मान लीजिए आप कितना बचा हुआ है। और इसमें 1 महीना ऐसा है कि इसमें जो है वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। चाहे चेंज करने के लिए आपको देखो पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, स्पेशली रूप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टेस्ट शीट्स प्रैक्टिस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए। टेस्ट शीट से होगा क्या? टेस्ट शीट से देखो परफेक्शन आएगी एक तो आप में, जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें छूट गई, क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, क्या नई चीज़ें सीखनी है, वो पता चल जाएगा। तो जितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी हेल्प होगी। और यहाँ पर आएंगे 200 क्वेश्चन, साथ में होगी नेगेटिव मार्किंग। तो एक बात का ध्यान रखना कि बिना प्रैक्टिस के इस तरह से
बहुत डिफ़िकल्ट ये चीज़ें हो जाती हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और अगर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स वाज द विच अमंग द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट वाज द लार्जेस्ट स्टेट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिमला हिल स्टेट सबसे बड़ा था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। और अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, वैसे तो हमारे पास जितने भी शिमला हिल स्टेट्स थे ना, उनमें बुशहर सबसे बड़ी रियासत जो था वो हुआ करती थी, परंतु बुशहर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। यहाँ पर कोठी, भज्जी, ठियोग, कुमारसेन दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कोठी की, कोठी का एरिया जो था वो 50 स्क्वायर किलोमीटर था, ये आपने ध्यान रखना है। भज्जी की अगर हम बात करते हैं कि भज्जी का एरिया जो था वो कितना था, तो भज्जी का एरिया था 94, ये आपने ध्यान रखना है स्क्वायर किलोमीटर में। ठियोग की अगर हम बात करते हैं तो ठियोग का एरिया कितना था, ठियोग का एरिया था 144, ये आपने ध्यान रखना है। और कुमारसेन का एरिया कितना था, तो कुमारसेन का एरिया भी आपने यहाँ पर साथ में ध्यान रखना है कि कुमारसेन जो एक रियासत ठकुराई हुआ करती थी उसका एरिया 84 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता। तो इनमें क्या पूछा गया है, वॉज द लार्जेस्ट स्टेट। तो लार्जेस्ट स्टेट इनमें से ठियोग था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैसे ओरिजिनली मैंने आपको बताया कि हमारे पास रामपुर बुशहर जो शिमला हिल स्टेट्स में हुआ करता था वो सबसे बड़ा हुआ करता था, जिसका एरिया 3651 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो हुआ करता था। परंतु यहाँ पर जब ऑप्शन में ना दिया गया हो तो इस तरह से आपको ये आंसर जो है वो करने हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी रियासतें थी जिनका अलग अलग एरिया था, परंतु इनमें सबसे छोटी रियासत हमें कुठार देखने को मिली। कुठार का एरिया सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बताया जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो हमने यहाँ पर 5-6 तो डिस्कस कर ही थी। इन 5-6 का एरिया आपसे पूछ ले जाएगा तो आप अच्छे से जो है वो बता पाएंगे, अच्छे से आंसर कर पाएंगे। बाकी देखो, आपको पता है कि 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो था वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो शिमला हिल स्टेट्स की, इसमें जो है वो 26 शिमला हिल स्टेट की रियासतें हुआ करती थी, 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें हुआ करती थी। इनको मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया। अब इनको मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया तो हिमाचल प्रदेश में उस टाइम 24 तहसीलें हुआ करती थी, 2 जो था वो तहसीलें जो था वो हुआ करती थी। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया था तब यहाँ पर जो है वो पहले चीफ कमिश्नर कौन बने थे। तो आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम जो है वो NC मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले जो है वो मुख्य आयुक्त, जिनको चीफ कमिश्नर कहते हैं, वो बनाए गए थे। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, परंतु अलग अलग क्वेश्चन होंगे ईजी ही, वो बस बड़े होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं इन 1815 द टेरिटरी ऑफ जुब्बल वॉज हैंडेड ओवर टू विच रूलर। 1815 में बोलते हैं, 1815 में जुब्बल जो था वो किसको हैंड ओवर कर दिया गया था, जुब्बल का क्षेत्र किसको सौंप दिया गया था। तो ये जुब्बल के राणा हुआ करते थे जिनका नाम पूर्ण सिंह था। राणा पूर्ण सिंह को ये सौंप दिया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। जुब्बल भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रियासत है। हाँ, हम एरिया बात कर रहे थे ना, तो जुब्बल भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। जुब्बल भी शिमला हिल स्टेट्स में से ही एक है और इसका एरिया कितना हुआ करता था ये भी आपको पता होना चाहिए। जुब्बल का एरिया 297 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो हुआ करता था, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। 297 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हुआ करता था। अब हम बात करते हैं बाकी जुब्बल के बारे में। जुब्बल की स्थापना राजा करमचंद के द्वारा जो था वो की गई। करमचंद राजा उग्रचंद हुआ करते थे सिरमौर के, इनके पुत्र थे और इनके द्वारा जुब्बल की स्थापना की गई थी। राणा पूर्ण सिंह हुआ करते थे। जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया तो इनको जो है वो, इनके पास यहाँ का राजपाट जो था वो हुआ करता था। इनके वजीर थे ढांगी। ढांगी वजीर के द्वारा जो था वो किसको सपोर्ट किया गया था, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया गया था गोरखाओं के अगेंस्ट, ये भी आपने ध्यान रखना है। फाइनली हमें 15 अप्रैल 1948 को देखने को मिलता है कि जुब्बल जो है वो हिमाचल प्रदेश का पार्ट जो है वो बन जाता है, हिमाचल प्रदेश में ये मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये जुब्बल के बारे में आपको पता चल गया, जुब्बल का एरिया भी पता चल गया आपको कितना हुआ करता था, इसके फाउंडर पता चल गया आपको, 1815 की कहानी पता चल गई, वजीर डांगी कहाँ के वजीर हुआ करते थे, जुब्बल के हुआ करते। इन्होंने किसका साथ दिया था उस टाइम, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था अगेंस्ट गोरखा, वो आपने ध्यान रखना है। इतना काफ़ी हो गया जुब्बल के बारे में। अच्छा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं और ये एलाइड टेस्ट सीरीज का हमारा क्वेश्चन भी है और यहाँ पर अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बोलते हैं झंझार डांस इज परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन, कि झंझार डांस जो है वो दोनों महिलाओं के द्वारा भी पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, दोनों के द्वारा। और किन्नौर में बोलते हैं छांब परफॉर्म किया जाता है केवल महिलाओं के द्वारा ही। आगे बोलते हैं ढांडराज डांस परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ गद्दी, की ढांडरा डांस जो है वो गद्दी पुरुषों के द्वारा ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इनमें से अगर हम हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे
सबसे पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। झांझरा डांस परफॉर्म कहाँ पर किया जाता है, पहले ये पता होना चाहिए। चंबा में परफॉर्म किया जाता है। चंबा में ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं, पुरुष भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये दोनों ही पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से जो है वो यहाँ पर दी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद छंब की बात की गई है कि छंब जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देखो, अगर हम छंब की बात करते हैं, क्या ये किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है, और अगर किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है तो क्या केवल ये महिलाओं के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, ये बोला गया है। हम देखो छंब की बात करते हैं ना, तो छंब को जो है वो डेमन डांस भी कहा जाता है, राक्षस नृत्य भी कहा जाता है। ये देखो ये डांस जो है ना वो परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, ये बात हम सबसे पहले कर देते हैं, महिलाओं के द्वारा नहीं। ये डांस जब इसको लामा डांस भी कहते हैं, लामा देवी डांस भी कहते हैं, तो ये मोनेस्ट्रीज में लामास के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। महिलाओं के द्वारा नहीं होगा, लामास के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई, ये गलत हो गई स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं ढांडराज डांस परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ गद्दी। अगर हम ढांडराज की बात करते हैं, ढांडराज की अगर हम बात करते हैं तो ढांडरा डांस परफॉर्म कहाँ पर किया जाता है, तो ये चंबा वैली में परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब चंबा में गद्दियों के द्वारा क्या परफॉर्म किया जाता है, बिल्कुल सही बात है कि गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्या गद्दी मैन के द्वारा ही ये परफॉर्म किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि ढांडरा डांस परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ गद्दी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इनमें से सही कथन हमारे पास पूछी गई थी, सही स्टेटमेंट पूछी गई थी। तो हमारे पास पहली और तीसरी ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से दी गई हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या क्या हमारे पास लिखा गया है। झांझरा डांस देखो चंबा वैली में परफॉर्म किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ, अगर इजी क्वेश्चन पूछा गया तो पूछ लिया जाएगा झांझरा डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, आप इजीली टिक कर देंगे चंबा वैली में परफॉर्म किया जाता है। हो गई ना प्रैक्टिस क्वेश्चन की। अब टफ क्वेश्चन पूछना है, पूछ लेंगे किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, आप टिक कर देंगे यहाँ पर परफॉर्म्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल, तो ये भी सही हो गया। 2 नंबर पक्के, 1 नंबर पक्का अगर 1 नंबर का है, 2 नंबर पक्के अगर 2 नंबर का है। आगे बोलते हैं छंब डांस, ये किन्नौर एरिया में परफॉर्म किया जाता है, जिसको डेमन मास्क जो है पहन के जो है परफॉर्म किया जाता है, और ये लामास के द्वारा मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये पता चल गया। ढांडराज डांस जो है ये चंबा वैली में परफॉर्म किया जाता है, गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और ये डांस जो है वो केवल मैन ऑफ गद्दी के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। गद्दीज की बात हो रही है तो इनमें भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से की जाती है, और नवाला फेस्टिवल जो है वो मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, तो नवाला फेस्टिवल भी आपने इनका ध्यान रखना है, और मैन के द्वारा ये ढांडराज डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है जी, नवाला डांस पता चल गया, ढांडराज डांस पता चल गया आपको। इतना काफ़ी है यहाँ पर जानने के लिए। वीडियो के लास्ट में हम इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले एक क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बोलते हैं यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थरोच प्रिंसली स्टेट, बोलते हैं कि किसने जो है वो थरोच प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी, थरोच रियासत की स्थापना की थी। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इससे पहले का जो मिशन एलाइड का पार्ट था उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आप क्या करेंगे, कमेंट करके अपना आंसर जो है वो बताएंगे। आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है, कोई भी PDF से इंपॉर्टेंट, वो आपको सब टेलीग्राम पर जो है वो दे दी जाती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। अब हम रिवाइज करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज हम लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जो है वो रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल है यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लच्छांग फेस्टिवल हो गया। ये जो है वो विंटर सीजन को वेलकम के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें लोकल देवता की जो है वो पूजा की जाती है, ताकि विंटर का जो सेशन आने वाला है वो प्रोस्पेरस और हैप्पी जो है वो लोगों के लिए रहे। ग्यागो फेस्टिवल आपने ध्यान रखना है, ये ओल्ड ईयर को जो है वो ओल्ड ईयर के लिए फेयरवेल होती है, नए ईयर का एक तरह से वेलकम किया जाता है, और एंड ऑफ दिसंबर में जो है ये मनाया जाता है। भिंगर सेलिब्रेशन आपने ध्यान रखनी है, कोई भी बर्थ ऑफ सन अगर होता है तब ये परफॉर्म की जाती है, अगर पहली बार बेटी किसी के पैदा होती है तब भी ये भिंगर सेलिब्रेशन की जाती है। लदराचा आपने ध्यान रखना है, लदराचा जो है वो फेस्टिवल है जो कि एनुअल फेयर फेस्टिवल है, और किब्बर विलेज में मुख्य रूप से मनाया जाता है, जुलाई के महीने में ये मुख्य रूप से सेलिब्रेट होता है। तो ये लाहौल स्पीति के 4 इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हमने देख लिए। इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपकी हेल्प ही होगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम एलाइड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, हम रिवीजन का थोड़ा सा सर्कल जो है वो और भी तेज़ कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, रिपीट कर करके रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो गलत नहीं होना चाहिए। और जो नया होगा, नया तो आपको पता है ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार किताबों पर ढूंढने से भी नहीं मिलती, परंतु पढ़ा हुआ गलत नहीं होना चाहिए, और जब पढ़ा हुआ गलत नहीं होगा तो एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।